अफगानिस्तान में चल रहे संकट पर हमारी इस वीडियो सीरीज में अब तक आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से दुनिया क्यों डरी हुई है, अफगानिस्तान में तालिबान के जीतने की वजह क्या है और अफगानिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की घरेलू राजनीति क्या है। आज का ये वीडियो अफगानिस्तान संकट की कॉन्स्पिरेसी थियरी पर आधारित है, जिसमें बात होगी इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का क्या रोल है और अफगानिस्तान के संकट के भविष्य में क्या परिणाम नजर आएंगे। तो पिछले वीडियोज़ में हमने आपसे जब डिस्कशन किया था तो उसमें हमने आपसे बताया था कि जो 15 अगस्त को तालिबान की अभूतपूर्व और अप्रत्याशित जीत हुई अफ़गानिस्तान में, उसके पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो ज़्यादा पॉपुलिस्ट है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच में, अखबारों में, मीडिया में, कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जीत पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, जिसमें चीन ने पीछे से रणनीति बनाई। चीन ने उनकी वैश्विक समझ को विकसित किया कि तालिबान को विश्व के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और पाकिस्तान ने ज़मीनी रणनीति को ऐसा बनाया कि तालिबान की आसान जीत हो गई और अमेरिका और अफ़गानिस्तान सेना और नेटो यहाँ से चली गई। इस पॉपुलिस्ट थ्योरी के क्या रीज़न थे वो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देख लिया था। पर एक थ्योरी और भी है जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जिस पर चर्चा कर रहे हैं। आप अगर रूसी अखबारों को फॉलो कर रहे हों तो रूसी अखबारों में ये चर्चाएं बहुत हैं कि दरअसल इस लड़ाई का अंतिम विजेता अमेरिका है। आज आपको नहीं लग रहा, आज पाकिस्तान के अखबारों में जो खुमार दिखाई देता है कि हमने हरा दिया, तालिबान ने हरा दिया, वो अपनी जीत बता रहे हैं या चीन अपनी जीत बता रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरी थियरी को समझने की कोशिश करें तो 2021 में जो अमेरिका हारा हुआ लग रहा है वो शायद 2030 तक आते आते जीतता हुआ नज़र आए, और इस लड़ाई में सिर्फ दो पक्ष जीतते हुए नज़र आएंगे। पहला अमेरिका, दूसरा तालिबान। पूरी तरह हारता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तान, और भारत और चीन, रूस कुछ खोएंगे और कुछ पाएंगे। तो आज के वीडियो में इमोशनल मत होइए, लॉजिकल बनिए और लॉजिकल होकर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो थ्योरी नंबर 2 पर बात आते हैं कि अमेरिका कैसे बेनिफिशरी है। मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, और क्यों मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है कि वो उसने एग्जिट किया है, वो हारा नहीं है, जैसा कि आजकल लोगों के दिमागों में ये बात घुसी हुई है। किसी मिलिट्री साइंटिस्ट से पूछिए कि अगर एक व्यक्ति अटैक करता है और एक व्यक्ति डिफेंड करता है तो उनमें क्या रेशियो होना चाहिए। मिलिट्री साइंटिस्ट आपको बताएगा कि अगर प्लेन लैंड पे लड़ाई हो रही है तो ये 1:3 होना चाहिए, यानी डिफेंड करने वाला 1 हो तो अटैक करने वाला 3 हो, तभी उसे हराया जा सकता है। और अगर आपको कहा जाए कि अगर जोग्राफिकल टेरेन डिफ़िकल्ट हो, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में है या हिमालय के पर्वत पे है या अफ़गानिस्तान में है, जहाँ जोग्राफिकल टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, ज़मीन समतल नहीं है, वहाँ पर 1:10 होना चाहिए, यानी डिफेंड करने वाला 1 हो और अटैक करने वाला क्या हो, 10 हो। तो अब आप सोचिए कि अमेरिका के द्वारा प्रशिक्षित एक सेना है अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी। पिछले 15-17 सालों से वो प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी सेना है 3.5 लाख। अब इस 3.5 लाख की सेना को हराने के लिए तालिबान की सेना होनी चाहिए कम से कम, अगर हम 1:3 ही माने तो 10.5 लाख, और अगर हम जोग्राफिकल टेरेन के हिसाब से देखें तो कितनी होनी चाहिए, 35 लाख। आप सोचिए 75 से 80 हज़ार की तालिबान की सेना ने कितनी आसानी से 3.5 लाख की सेना को हरा दी। दूसरी बात, जरा एक मिलिट्री साइंटिस्ट के हिसाब से मेरी नज़र में क्या आ रही है, जब अटैकर अटैक करता है तो डिफेंड करने वाले लैंड माइंस बिछा देते हैं। आप सोचिए कल को चीन अटैक कर दे भारत पे, तो क्या भारत पीछे हटेगा तो ज़मीन को बिल्कुल समतल छोड़ देगा या लैंड माइंस बिछाएगा? वो ऐसी जगहों पे अपने को स्ट्रेटेजिकली लोकेट करेगा कि जब चीन की सेना आगे बढ़े तो उसे मारा जा सके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। काबुल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मेन सड़क की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी अपने हथियार रखती जा रही है। यहीं से अफ़गानिस्तान में अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। एक अमेरिकन रणनीति का एक और हिस्सा है। पहले अमेरिका क्या करता है, ऊपर से फाइटर प्लेन से कारपेट बमिंग करता है और वो ज़मीन को साफ करता है, तब ग्राउंड आर्मी आगे बढ़ती है। इस बार क्या हुआ,
अफ़गानिस्तान के जहां ऐसे उनके सैटेलाइट हैं जो आप अगर चाय भी पी रहे हो तो भी आपको लोकेट कर सकते हैं, पर अमेरिका ने ना कोई ड्रोन अटैक किया, ना कोई एयर सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी को बीच में क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो उनके पास सरेंडर के लिए कोई विकल्प भी वैसे भी नहीं बचता है। एक चीज़ और भी लोगों के दिमाग में खटक रही है, ये जो 3.5 लाख की सेना है ये कहाँ गई है? ये कहीं युद्धबंदी के रूप में नहीं है, याद रखिएगा। कहा गया है अपने घरों को छोड़ दिए गए। ये पिछले 15 सालों से सेना में काम कर रहे थे। कुछ लोग इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के थे। वो पूरी तरह फुल्ली आधुनिक सैन्य रणनीति में ट्रेंड हैं, पर वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं खुले रूप में घूम रहे हैं। अगर किसी तरीके से कल उन तक हथियार पहुंचा दिया जाए तो क्या अफ़गानिस्तान में एक नए सिविल वार की शुरुआत नहीं हो सकती? इतने क्वेश्चंस हैं जिसका अभी उत्तर नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का क्या है, हिस्सा है। प्रश्न ये है कि अगर वाकई अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है तो इसमें अमेरिका के क्या इंटरेस्ट हैं? आखिर 2002 में अमेरिका ने अटैक किया तो उसके क्या इंटरेस्ट थे? 2021 में उसने अफ़गानिस्तान छोड़ा तो उसके क्या इंटरेस्ट है? आज वर्तमान को समझने के लिए आपको अतीत को समझना होगा, और आज के वर्तमान को आप समझ जाएंगे तो भविष्य में अफ़गानिस्तान जो ग्रेट गेम का हिस्सा था। ग्रेट गेम क्यों कह रहा हूँ? 19वीं सदी में अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर रूस और ब्रिटेन के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। 20वीं सदी में ये सोवियत संघ और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता का एक क्या था, मैदान था। और 21वीं सदी में ये अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिद्वंदिता का मैदान बनने वाला है। और उस प्रतिद्वंदिता के मैदान में विनर या तो चीन हो सकता है या अमेरिका, पर लूजर अफ़गानिस्तान की जनता होगी, लूजर भारत और पाकिस्तान जैसे भी देश होंगे। ये इस पूरे वीडियो का मेन क्या है, केंद्र बिंदु। 16 अगस्त 2021 को टाइम मैगजीन के एक राइटर डेविड फ्रेंच ने एक आर्टिकल लिखा कि 2002 में अमेरिका क्या अचीव करना चाहता था और कैसे वो अपने रास्ते से भटक गया। आप देखिएगा, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डिटेल में उस पर पढ़ सकते हैं कि कैसे अमेरिका 2002 से 2021 के बीच में डीरेल हुआ। और अगर उस डीरेल को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि 2002 में अमेरिका क्या अचीव करना चाहता था। कुछ लोगों तो क्या लगता है, जो पॉपुलिस्ट मेजर जो मैं बात कर रहा था, कि अमेरिका आतंकवाद को मिटाना चाहता है। और आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या अफ़गानिस्तान ही आतंकवाद का केंद्र है? क्या बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया यहाँ आतंकवाद नहीं है? क्या भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद एक कारण हो सकता है, पर आतंकवाद समग्र कारण नहीं था। ये अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होंगे तो इस बात को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद की समस्या आज की नहीं, बहुत पहले की थी, पर उन्होंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में आतंकवाद को लेकर उनका इतना इंटरेस्ट बढ़ गया? दरअसल अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान पर अटैक किया उसके पीछे उसकी कई रणनीति थी। पहली रणनीति जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी या सबसे महत्वपूर्ण थी कि वो अफ़गानिस्तान पर बेस बनाकर भविष्य की उभरने वाली शक्तियों को सर्विलांस सिस्टम में लाना चाहता था। पहली शक्ति है चाइना, दूसरी शक्ति है रशिया और चाइना के बीच में एक एक्सेस डेवलप हो रहा था, और ये एक्सेस एक SCO नाम के संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन के रूप में डेवलप हो रहा था, और 2003 में ये अपने मुख्य रूप में आ भी गया। तो उनको ये लग रहा था ये दोनों क्या हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो अमेरिकी प्रभाव को भविष्य में चुनौती दे सकती हैं। तो अगर अफ़गानिस्तान पर बेस बन जाए तो वो भविष्य में रूस और चीन की राजनीति को एक तरह से नियंत्रित कर सकती है। दूसरी समस्या 1999 में क्या दिखी थी, इंडिया और पाकिस्तान में एक तरह से न्यूक्लियर, कारगिल वार के समय परमाणु युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। उन्हें दक्षिण एशिया की राजनीति में भी क्या करना था, हस्तक्षेप करना था। और तीसरा, उन्होंने ये भी देखा था कि जो ईरान है इसकी महत्वाकांक्षा इस पूरे अरब वर्ल्ड में, आपको पता है
ईरान अरब वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। अरब एक लैंग्वेज है और ईरान में पर्शियन बोली जाती है। सब इस्लाम के मानने वाले हैं, पर अरब वर्ल्ड का नेता है सऊदी अरब, जो अमेरिका का लगातार सहयोगी रहा है। और ईरान अरब वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमेशा से अमेरिका का क्या रहा है, 1979 के बाद विरोधी रहा। ईरान के माध्यम से रूस चीन क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और ये एंट्री कैसे कर सकते हैं? अरब दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, और इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे सऊदी अरब और जितने भी देश हैं वो कोई सपोर्ट नहीं करते। वो दो ही करते हैं, इराक करता है, ईरान करता है। और इराक का नेता था सद्दाम हुसैन, जिस पर 2003 में अटैक कर दिया। और ईरान को भविष्य में कैसे नियंत्रित किया जाए, ये अमेरिका की ग्रेट गेम का हिस्सा था। अगर अफगानिस्तान पर हम कंट्रोल कर लें तो हम ईरान, दक्षिण एशिया, चाइना, रशिया, हर जगह की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिका ने सोचा था आतंकवाद का बहाना बनाकर हम दुनिया में अपना वर्चस्व भी स्थापित कर लेंगे, इस तेल के खेल को नियंत्रित कर सकेंगे और भविष्य में रूस चीन के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकें। पर क्या गेन हुआ उनका? 2021 तक आते आते अभी आपने देखा कि परिस्थितियां क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से बदल चुकी थी। स्थितियां अब उनके नियंत्रण से बाहर हो। नियंत्रण से कैसे बाहर हो गई कि अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश्ड हो गया नेटो, पर इसके इस्टेब्लिश्ड होने के कारण परिणाम क्या क्या नजर आए। अमेरिका ने सोचा था, अगर आप देखें कि अमेरिका ने सोचा ये था कि इस पूरी लड़ाई में होगा क्या। जरा पहले ये समझ लीजिए कि इस पूरी लड़ाई में होने क्या वाला है। उनका ये एजम्पशन था कि अफगानिस्तान में वो जब करेंगे तो पाकिस्तान चूंकि पूरी तरह से निर्भर है अमेरिका के अनुदान पर, तो वो पाकिस्तान की सेना को ग्राउंड में यूज करेंगे, तालिबान को, अलकायदा को यहाँ ख़त्म करेंगे और यहाँ नेटो का परमानेंट बेस बना लेंगे और यहाँ से इस अंदरूनी एशियाई राजनीति को नियंत्रित करना शुरू करेंगे। पर पहला धोखा उनको दिया पाकिस्तान ने। आप हामिद गुल, जो आईएसआई के पूर्व चीफ रहे हैं, उनका एक बयान देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बयान। उस बयान में उन्होंने कहा था कि हमने 80 के दशक में अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को हराया था और उन्होंने कहा अब हम अमेरिका की मदद से अमेरिका को हराएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि वो तालिबान से लड़ने के नाम पर अमेरिका से पैसा लेंगे और अमेरिका को अपने ऊपर निर्भर बनाएंगे। निर्भर कैसे बनाएंगे, जरा ये भी समझ लीजिए। अगर काबुल में पहुंचना है, अगर सप्लाई लाइन, तो सप्लाई लाइन नेटो को कहां से आएगी? ईरान रास्ता देगा नहीं, ऊपर से रास्ता मिलेगा नहीं, तो केवल पाकिस्तान है जो ईरान तक पहुंचने, अफगानिस्तान तक पहुंचने का क्या देगा? रास्ता। तो सप्लाई लाइन के लिए नेटो की पूरी निर्भरता किस पर थी? पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की सेना ही क्या करेगी? ग्राउंड पे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि नेटो अपने लोगों को खोना नहीं चाहता था। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा का बेस बन गया। सारे लड़ाके वहाँ से भागे, उनको पाकिस्तान की सेना ने रुकने की जगह दी। एग्जाम्पल आप जानते हैं, अलकायदा का चीफ भी कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में पकड़ा गया। एबटाबाद कहाँ है? रावलपिंडी जो बेस है उसके पास में है। तो पूरा जो पनाहगाह 1996 से 2001 के बीच में अफगानिस्तान आतंकवादियों का हुआ करता था, अब नया पनाहगाह कौन बन गया? पाकिस्तान। अभी परसों ही अमेरिका के एक बड़े सीनेटर ने कहा है कि सबसे बड़ा धोखा अमेरिका को किसने दिया? पाकिस्तान। क्या ये बात अमेरिका जानता नहीं था? अमेरिका जानता था। अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान पनाहगाह कर रहा है, पर क्या वो अब पाकिस्तान पर भी हमला कर दे? ऐसा संभव नहीं था। पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के पक्ष में झुक रहा था और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका में जो मंदी आई, उस मंदी ने अमेरिका और उसके नेटो के सहयोगियों पर आर्थिक दबाव क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। यानी मंदी के बाद की परिस्थितियों में
चीन का शक्तिशाली ढंग से उदय हुआ, उधर रूस में पुतिन और आक्रामक हुए, उन्होंने संघाई सहयोग संगठन को और मजबूत बनाना शुरू किया और अब अमेरिका घेरेबंदी में फंसने लगा और पाकिस्तान अमेरिका का उपयोग करने लगा और तालिबान को बचाने में लगातार लगा रहा। ऐसे में मैं आपको एक प्रश्न सोचता हूं कि आप अगर बाइडेन हो, आप ट्रंप हो और आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं कि नहीं भाई हम अफगानिस्तान में रहेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है, तो 20 सालों में पता है आपको कि $1 ट्रिलियन खर्च हुआ है अमेरिका का। $1 ट्रिलियन मतलब होता है 1000 बिलियन डॉलर। और आपको पता है पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? $270 बिलियन। यानी पाकिस्तान की जो कुल आय है उससे 4 गुना ज़्यादा अफगानिस्तान तालिबान की लड़ाई में क्या कर चुका है? खर्च कर चुका है। और वो ये भी जानता है कि जब तक पाकिस्तान है इस लड़ाई को जीतना अब संभव नहीं। दूसरी चीज़ वो ये भी जानता है कि चीन अब धीरे धीरे एंटी अमेरिका फीलिंग जो इस्लामिक जगत में हो रही है, वो फ़िलिस्तीन के नाम पे हो रही है, वो कश्मीर के नाम पे हो रही है, वो अफ़गानिस्तान के नाम पे हो रही है, वो इराक के नाम पे हो रही है, उसका लाभ चीन और रूस लगातार क्या कर रहेंगे? उठाएंगे। तो ये जो इस्लामिक जगत में एंटी अमेरिका फीलिंग हो रही है उसका लाभ जितना वो उठाएंगे, अमेरिका की जड़ें इस एरिया में और भी क्या होंगी? कमज़ोर। यानी अमेरिका के लिए अब चुनौती है कि अब भविष्य में क्या ताकत के बल पर अफगानिस्तान पर बने रहा जाए, $1 ट्रिलियन का खर्चा किया जाए, लगभग 20,000 नेटो के लोग घायल हुए, लगभग 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इतना बड़ा नुकसान सहकर वो तालिबान के खिलाफ युद्ध करता रहे या ऐसी रणनीति बनाए कि तालिबान उसके लिए टूल्स बन जाए और इस टूल्स में वो पाकिस्तान और चीन और रूस सबकी नकेल कस दे। क्या लगता है आपको, पहला विकल्प अच्छा था कि दूसरा विकल्प? आप खुद कहेंगे कि अगर मैं अमेरिका का रणनीतिकार होता, हाँ इसमें नुकसान अफगानिस्तान की जनता का हुआ, बेट्रेल हुआ। पिछले 20 सालों में एक पीढ़ी जो 2001 में पैदा हुई वो 2021 में जवान हुई है, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य सभी लोगों का फ़ायदा उठाया है, वो खुली सोच की है, वो लोकतांत्रिक सोच की है, उसके साथ बेट्रेल हुआ। अफगानिस्तान की सेना में जो तालिबान को नहीं पसंद करते थे उनके साथ बेट्रेल हुआ। पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मैंने पहले भी कहा था, इमोशनल मुद्दों पर नहीं चलती है, वो नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है और उसमें राष्ट्र अपने हित को देखते हैं। मानव जात या मानव अधिकार नैतिकता का आवरण बनाया जाता है, उसके पीछे की राजनीति बहुत कठोर होती है। वो चाणक्य को देख लीजिए या आज मार्गेंथाउ को देख लीजिए, यही विचारक आपको राजनीति की परिभाषा क्या करेंगे? बताएंगे। तो जरा 2020 के अमेरिका की रणनीति को समझिए कि जब एग्जिट करने का निर्णय लिया, वो हमने कहा निर्णय कैसे लिया कि ट्रंप ने कहना शुरू किया कि भाई हम तालिबान से बात करेंगे, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये सब बातें उन्होंने शुरू कर दी। यानी 2020 तक अमेरिका निर्णय ले चुका है दोहा वार्ता के समय कि उसको एग्जिट करना है, और एग्जिट जब करते हैं तो सेफ एग्जिट करते हैं। अब अमेरिका के इस ग्रैंड गेम को समझना है, तो ज़रा समझिए, मैं अमेरिका का रणनीतिकार हूँ, मैं इस परिस्थिति को कैसे देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि रूस और चीन भविष्य के स्वाभाविक दोस्त नहीं हैं। क्यों नहीं दोस्त हैं? चूंकि अमेरिका यहां टिका हुआ है तो दोनों का साझा दुश्मन कौन है? अमेरिका। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका को रोकने के लिए चीन और रूस दुश्मन है, दोस्त हैं। मैं इसके पीछे लॉजिक क्या दे रहा हूं? आपको पता है कि चाइना ओल्ड सिल्क रूट को जिंदा कर रहा है और एक उसकी ग्रैंड स्ट्रेटजी है कि कैसे वो यूरोप तक क्या करेगा, अपने ओल्ड सिल्क रूट के माध्यम से पहुंचेगा। ये जो ओल्ड सिल्क रूट है, ये जिस एरिया से गुजरेगा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश, और ये रूस का प्रभाव क्षेत्र रहा है। माना जाता है कि जितनी गैस पाइपलाइनें बिछेंगी
उस गैस पाइपलाइन में रूस की महत्वाकांक्षा है कि हमारा प्रभाव रहे, और इसीलिए उसने एक यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, घर जाके कभी देखिएगा अलग से, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना रखा है, और उसने एक CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है कि इस मध्य एशिया और इधर के यूक्रेन सभी देशों पर अपना प्रभाव क्या रहे, बना रहे। अब अमेरिका यहां से चला गया, तो आने वाले समय में ये जो इलाका है ये क्योंकि ये तेल गैस का बहुत बड़ा केंद्र है, और यहीं से पूरा सिल्क रूट, वन बेल्ट वन रोड वाला क्या होने वाला है, जाने वाला है। तो यहाँ चीन डायरेक्ट अपना डोमिनेंस बना रहा है, और इसके संकेत कहाँ मिलते हैं? संकेत ये मिलते हैं कि कजाकिस्तान और चीन की जब पाइपलाइन बनने लगी तो इस पर रूस ने अपनी आपत्ति जतानी क्या कर दी, शुरू कर। अभी आपत्ति इसलिए नहीं दिख रही है कि मजबूरी में दोस्त हैं, क्योंकि अमेरिका के रहने से रूस और चीन दोनों को खतरा था। जब रूस और चीन दोनों को खतरा था तो वो चुप हैं अभी, लेकिन अब तो अमेरिका यहाँ से बाहर हो गया। अब तो अमेरिका रेफरी की भूमिका में आ गया, और जब रेफरी की भूमिका में आ गया तो देखिएगा रूस चीन की प्रतिस्पर्धा इस सेंट्रल एशिया के रीजन में बढ़नी क्या होगी, शुरू। और ये इसलिए कह रहे हैं कि 1970 के आसपास इस एरिया में प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था कि सोवियत संघ और चीन में युद्ध की नौबत भी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अभी अमेरिका है, इसलिए दोनों एक हैं, पर अमेरिका बाहर होगा तो जाहिर बात है ये भूमिका कौन तय करेगा। ये अलग बात है कि चीन ही खर्च करेगा, निवेश कौन कर सकता है, रूस के पास पैसा तो है नहीं ज़्यादा, तो निवेशक तो चीन है, पर डोमिनेंस अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट क्या है, अलग चीज़ है। डोमिनेंस को लेकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है, और अगर मैं रेफरी हूँ, मैं बाहर हूँ, तो अगर नहीं भी उत्पन्न हो रही होगी तो मैं उत्पन्न करने की क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। एक प्रतिस्पर्धा आप देखिएगा इस इलाके में ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। वो कैसे? एक तो अफगानिस्तान के गृह युद्ध के कारण ईरान में 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी रह रहे हैं, और तालिबान की ऊपर की सत्ता कुछ भी कहे, तालिबान की सत्ता नीचे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो आप देखिए तालिबान बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम शांत लाएंगे, महिलाओं को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन नीचे आप देखिए हत्याएं लगातार जारी हैं। अभी अखबार में किसी ने ट्वीट किया था, किसी अखबार वाले ने, कि वहाँ के एक फाइटर पायलट को पत्थर से मार के क्या किया गया, महिला को मार दिया गया। हत्याएं होनी तय हैं, और जितनी यहाँ प्रॉब्लम अफगानिस्तान में बढ़ेगी, ईरान में शरणार्थी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और चूंकि ईरान शियाओं का देश है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, अलकायदा है, ये सुन्नी संगठन है, पाकिस्तान भी सुन्नी संगठन है, तो आज नहीं तो यहाँ मतभेद उत्पन्न होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। एक मतभेद इंडिया पाकिस्तान का ऑलरेडी है। आज अमेरिका के कारण इंडिया ईरान से डायरेक्ट संबंध नहीं बना पा रहा है। जब इस एरिया से इंडिया से ये बाहर निकलेगा तो इंडिया ईरान को भी और रूस को मिलाकर यहाँ नए संबंध डेवलप करने क्या करेगा, शुरू करेगा। और अमेरिका इंडिया के बहाने इस राजनीति में, अब देखिएगा आने वाले 5 सालों में इंडिया फ्रंट लीडर होगा अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लिए इंडिया इस एरिया में अपना बेस पर, आज इंडिया हारा हुआ लग रहा है, एक्सक्लूडेड लग रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान और चाइना मेन एक्टर में आपको नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2025 की, 2030 की, जब ये समस्याएं उभरनी क्या होंगी, शुरू होंगी। और उससे भी बड़ा अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका आज तक चाहे उसने इराक पर अटैक किया हो, अफगानिस्तान पर अटैक किया हो, या लीबिया पर अटैक किया हो, उस अटैक के पीछे ये तेल की राजनीति थी, जो उसके लिए सबसे बड़ा क्या था, आधार था। क्योंकि दुनिया में 2/3 व्यापार ऑयल का और हथियारों का व्यापार, और जो इस पे कंट्रोल करता था वही डॉलर का वर्चस्व दुनिया में क्या करता था, बनाता था। पर आपको पता है अमेरिका अब रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है, शेल गैस पर काम कर रहा है, यानी तेल पर उसकी निर्भरता कम हो गई है। और अब अमेरिका तेल का इंपोर्टर, 2002 में वो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर था,
अब वो तेल का सबसे बड़ा क्या बन रहा है, एक्सपोर्टर बन रहा है। और जब रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा तो इस एरिया में उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जिक्र 2012 में हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब जो लिखा था, जिसमें उसने एशियन पाइवोट का सिद्धांत दिया था, और उसने अमेरिका को तभी से कहना शुरू किया था कि अमेरिका इस एरिया से अपनी सेना को निकाले, और इस सेना को आप यहां देखिए, उसने कहा ये सेना वो एशिया पैसिफिक रीजन में उन्होंने कहा कि करना शुरू करे, कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है, जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, जो दुनिया के व्यापार का 2/3 कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहां अपनी सेना को लैंड करे, यहां इंडिया की वो क्या करे, मदद ले और भविष्य की राजनीति को शेप करे। हिलेरी क्लिंटन ने 9 साल पहले कहा कि अब भविष्य की राजनीति तेल से नहीं तय होगी, अब डेटा, कहीं मौका आएगा तो साइबर डेटा जिसकी बात की जा रही है उससे तय होगी, और इस एशिया पैसिफिक से ही भविष्य की आर्थिक दिशा क्या होगी, तय होगी। अमेरिका चाहता है चीन इन अंदरूनी मामलों में फंसे, क्योंकि अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं आगे किसी आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि अब तो पाकिस्तान पर निर्भरता अमेरिका की क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तालिबान कोई विवाद करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को धमकी देगा कि तुमको FATF में हम क्या कर देंगे, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तुम पर हम आर्थिक क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। यानी वो अमेरिका, याद रखिएगा, चीन आर्थिक सहयोग दे सकता है, पर विश्व में संस्थात्मक सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, वो IMF हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, यूनाइटेड नेशन है, उन सभी संस्थाओं पर अमेरिका का कंट्रोल है, चीन और रूस का भी कंट्रोल नहीं है। अब तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर तालिबान को कंट्रोल करना है, और अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो देखिएगा चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। हम वीडियो में बताएंगे आपको कि पाकिस्तान और तालिबान में विवाद बढ़ने वाला है। वो विवाद डूरंड लाइन को लेकर है, वो विवाद TTP यानी तहरीके तालिबान को लेकर है, और ये विवाद इतना व्यापक होगा कि पाकिस्तान तालिबान के बीच में दूरियां लगातार क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। वो हम किसी और वीडियो में आपसे कभी डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पोस्ट तालिबान में क्या क्रिएट हो रहा है। आज जो पाकिस्तान लाभान्वित दिख रहा है, क्या भविष्य में भी लाभान्वित होगा, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो अमेरिका की लाभ क्या है, सेफ एग्जिट हो गया, क्योंकि तालिबान ने अटैक नहीं किया। जब आप कहीं से जाना चाहते हैं तो तालिबान जाने नहीं देता, अटैक करता, और इससे अमेरिका की छवि दुनिया में और भी क्या होती, खराब होती। तालिबान से सीक्रेट डील करके हमने क्या कर लिया, सेफ एग्जिट कर ली। कई लोग डर रहे हैं कि अमेरिका के हथियार अब तालिबान के पास आ गए हैं। आप हथियार लेकर क्या करेंगे, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन के पास है ना। उस टेक्नोलॉजी के बिना आप हथियारों को लेकर उसका यूज कहाँ करेंगे। उन फाइटर, अगर राफेल फ्रांस भारत को दे रहा है पर उसकी टेक्नोलॉजी ना दे तो राफेल का यूज क्या होगा। तो डरने की बात नहीं है। हथियार उनके लिए कूड़े की तरह हैं जब तक कि अमेरिका की तकनीक उसको सहयोग ना करे। तो तालिबान, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन में अभी भी तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अब अगर तालिबान को सरकार चलानी है तो अमेरिका दबाव डालेगा कि हामिद करजई को भी शामिल करो, नॉर्दर्न अलायंस को भी शामिल करो। नहीं शामिल करोगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति दुनिया में अफगानिस्तान की हम क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, और कर भी दिया है। आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। अब देखिएगा अफगानिस्तान में भूखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अनुदान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर ये सब नहीं मिलेगा तो तालिबान को अब सरकार चलाने के लिए अमेरिका के सहयोग की ज़रूरत पहले से क्या है, ज़्यादा है। और जो तालिबान के फादर हैं पाकिस्तान, उनकी निर्भरता तो अब अमेरिका पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका किसी तरह से डिपेंड पाकिस्तान पर नहीं है। वो पाकिस्तान की चूड़ी कसेगा और कहेगा कि इन्हें कंट्रोल करके दिखाओ, वरना IMF से लेकर हर मंच पर, वर्ल्ड बैंक से हर मंच पर, यूनाइटेड नेशन तक तुम्हारी स्थिति हम और भी खराब करेंगे, और रूस और चीन तुम्हारी हेल्प करने में सक्षम नहीं होंगे। बागडोर अब अमेरिका के हाथ में आने वाली है,
क्योंकि अब अमेरिका का कोई कॉस्ट नहीं है। अमेरिका अब इस क्षेत्र में पाकिस्तान की चूड़ी कसेगा, वो उन क्षेत्रों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएगा और रेफरी की भूमिका में आ जाएगा, और इस बीच में अपनी सारी आर्मी को शिफ्ट करेगा एशिया पैसिफिक में। वो क्वाड को सुना ही होगा आजकल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन के जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगा, चीन को इस एरिया में घेरेगा और इधर इंतजार करेगा कि रूस चीन के बीच में भविष्य में प्रतिस्पर्धा बढ़े, तालिबान के नाम पर रूस और चीन की का अंतर्राष्ट्रीय इमेज खराब किया जाए। क्योंकि तालिबान कोई गलत काम करेगा, अब अमेरिका पर लोग ब्लेम नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग ब्लेम किसको करेंगे? पाकिस्तान, और किसको करेंगे? चाइना। जैसे जैसे फोटो आएंगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, वैश्विक जनमत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। तो इस कोविड में चीन की अंतर्राष्ट्रीय इमेज पहले ही खराब है। अब लोग मान रहे हैं कि चीन ने ही तालिबान को एस्टैब्लिश किया है, तो अब चीन की जिम्मेदारी है कि वो तालिबान को, इस्लामिक स्टेट को, अलकायदा को क्या करे? कंट्रोल करे, वरना वैश्विक जनमत चीन के और भी क्या होगा? विरुद्ध हो। यानी जो आपको दिख रहा है, ऐसा मैंने कहा एक थ्योरी है कि अमेरिका लाभान्वित होने वाला है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चीन पर और पाकिस्तान पर क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि चीन इस एरिया में निवेशक की भूमिका में आने वाला है। अभी तो पाकिस्तान वाले चीन को क्या कह रहे हैं कि सिंजियांग प्रांत में हम कुछ नहीं होने देंगे, तुम चिंता ना करो, तुम पैसा यहाँ लगाओ। अभी पाकिस्तान वाले रूस को क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारे चेचनिया में या दागिस्तान में या मध्य एशिया में हम तालिबान आतंकवादियों को जाने नहीं देगा। अभी वो ईरान को क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ शरणार्थियों का मुद्दा नहीं जाने देंगे और तुम्हारे यहाँ शियाओं की हत्या हम नहीं होने देंगे। और ये सारी जिम्मेदारी सारे देश, चाहे रूस हो, चीन हो, ईरान हो, पाकिस्तान को मान रहे हैं कि वही ये कंट्रोल कर सकता है। पर देखिएगा, तालिबान हम पहले भी बता चुके हैं, ये कोई पद सोपानिक संरचना नहीं है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। और जब हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है, इतने कबीलों में बटा हुआ है, इतने एथनिक ग्रुप में बटा हुआ है, उज़्बेक, ताजिक, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद सालेह का, उन्होंने घोषित कर दिया है पंजशीर में जाकर कि हम तालिबान के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, हम वास्तविक राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने युद्ध की क्या कर दी है? घोषणा कर दी। अफ़गानिस्तान की हालत इराक की तरह होगी, सीरिया की तरह होगी, जहां सिर्फ तनाव होगा, अमेरिका बाहर से रेफरी बनेगा, और अब सारा ब्लेम पाकिस्तान और चाइना सहन करने के लिए क्या रहें? तैयार रहें। और इस बीच में अमेरिका साउथ एशिया, इस एशिया पैसिफिक रीजन में अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, और जापान और भारत की मदद से 2050 के लिए, वो समय जब चीन विश्व की सर्वोच्च सत्ता बन सकता है, उस समय के लिए अपनी रणनीतिक तैयारी क्या करेगा? शुरू करेगा। आप सहमत हो या ना हो, ये एक थ्योरी है, इस पर भी लॉजिक के हिसाब से विचार किया जाना चाहिए। तो अगली वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा थ्योरी पहली जो बताई थी पॉपुलिस्ट, उसमें क्या बताया था? लाभान्वित चीन होंगे और पाकिस्तान होंगे, वहाँ भी भारत कुछ नहीं था। थ्योरी नंबर 2 में हमने क्या बताया? अमेरिका लाभान्वित होगा, अगर हम उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को माने कि अमेरिका ने एक कॉन्स्पिरेसी तालिबान के साथ मिलकर की है। और हमने कहा तालिबान भी लाभान्वित क्यों हो रहा है? वो चीन से भी लेगा, पाकिस्तान से भी लेगा, पाकिस्तान पर निर्भर अब नहीं रहेगा, वो राजनीति अब समझ गए हैं, कूटनीति। वो चीन के ज़्यादा करीब आएंगे, पाकिस्तान से दूर होंगे। और पाकिस्तान से उन्होंने कहना भी, ये भी तालिबान के कमांडर ने वीडियो भी बनाया है, और उसने कहा है कि हमारी असली समस्या की जड़ पाकिस्तान है। तो वो पाकिस्तान से भी दूरी बनाएंगे, चीन के ज़्यादा करीब आएंगे, जो पहली थ्योरी है। और इस सभी थ्योरी में एक चीज़ जो नज़र आ रही है, भारत कहीं नहीं दिख रहा है। तो भारत की सुरक्षा, कश्मीर की सुरक्षा, जो लोग डर रहे हैं, हमारा निवेश कह रहे हैं $3 बिलियन से ज़्यादा है। हम अगले वीडियो में बताएंगे भारत पाकिस्तान इस पोस्ट तालिबान के फेज में कैसे उभर कर आएंगे। धन्यवाद।